हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो मैं फिर से उत्तराखंड का आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश। वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मेरा आज का जो अगला सेशन है वो है कुमाऊँ में चंद राजवंश। ये थोड़ा सा लेंदी सेशन होंगे, 4 या 5 इसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। जब आप सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है आप उसको भी फॉलो करते रहना, ठीक है। तो चलो आज का शुरू करते हैं कुमाऊँ का चंद राजवंश। ठीक, देखिए सबसे पहले होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए इस वंश का संस्थापक कौन था। देखिए बहुत बड़ा वंश है, बहुत महान यहाँ पे जो है चंद राजवंश को माना जाता था कुमाऊँ में, लेकिन ऐतिहासिक सोर्स न होने के कारण, ऐतिहासिक स्रोत न होने के कारण इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यही है कि इस वंश का संस्थापक था कौन। अलग अलग किताबें आप पढ़ेंगे, हर कोई अलग अलग देता है। एटकिंसन अलग देते हैं, बद्रीदत्त पांडे अलग देते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो राइटर हैं वो अलग इसका संस्थापक मानते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि इसका संस्थापक था कौन, ठीक है। तो हम उसी को लेके, इसके संस्थापक से लेके हम क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग करते हैं। देखिए संस्थापक, अब इसमें क्या है, इसमें दो तरीके से आपको किताबों में देखने को मिलेंगे। एक जगह आपको मिलेगा सोमचंद, दूसरी जगह मिलेगा आपको थोरचंद। बहुत ज़्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है, और मैंने जनरली ये देखा है कि आयोग आपके जो हैं इसका आंसर सामान्यतः सोमचंद को ही देते हैं, थोरचंद। ठीक, अब देखिए एक सोमचंद हो सकते हैं, थोरचंद हो सकते हैं। इसके पक्ष में जो है सोमचंद के, उसमें कौन है, एटकिंसन, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में। और दूसरा है बीडी पांडे, बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे। अब देखिए एटकिंसन सोमचंद के बारे में क्या कहते हैं। एटकिंसन को ये लगता है कि एक कन्नौज के राजा थे, उसका जो भाई था, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट शासक मैंने कत्यूरी का बीरमदेव या बीमरदेव बताया था, ब्रह्मदेव जो आपको बताया था। उस टाइम जब वो शासन कर रहा था बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल था, वो स्थिति को यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया था, ठीक है। और जनता के प्रति उसका ज़्यादा ध्यान भी नहीं गया, बहुत अराजकता होने के कारण ये जो कन्नौज का राजा था, ये सोमचंद यहाँ उत्तराखंड पर आया था। वो उत्तराखंड आया था तो उसको जो ब्रह्मदेव था उससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, ब्रह्मदेव सोमचंद से प्रभावित हुआ था। और उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करके चंपावत का एक भूमि, चंपावत की जिसको वर्तमान चंपावत कहते हैं, उस इलाके में एक भूमि दे दी थी, जहाँ पे इसने किले का निर्माण किया। उसी किले में जो है इसने अपना चंपावत नगर को, मतलब चंपावत नगर बसा, वहीं से इसने चंद्रवंश की क्या की, स्थापना की। यानी चंद्रवंश का टाइम पीरियड इसी को माना जाता है। तो जो एटकिंसन बोलते हैं 953 ईस्वी के आसपास इसका टाइम पीरियड बताते हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि एक बार सोमचंद जो है बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था, उस यात्रा के दौरान इसकी मुलाकात ब्रह्मदेव से हुई थी, जिसने ब्रह्मदेव से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो वहीं से चंद्रवंशी की क्या होती है, स्थापना होती है। कौन कहते हैं, एटकिंसन। दूसरा है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे का एक तो वही लॉजिक है जो एटकिंसन कहते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा पे आए थे। दूसरा ये बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि गाँव पड़ता है इलाहाबाद के पास, झूसी उसका नाम है, झूसी, ठीक है, छोटा सा कस्बा हुआ करता था गंगा के नदी के तट पे। इस झूसी से जो है सोमचंद उत्तराखंड यानी कुर्मांचल कुमाऊं के क्षेत्र में आए थे। यहाँ आने के बाद इसने क्या किया, अराजकता के माहौल से को निकालते हुए उस जगह पे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए चंपावत यानी कुर्मांचल में इसने क्या किया, चंद्रवंश की स्थापना की, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड बताते हैं 700 ईस्वी के आसपास बताते हैं। अब देखिए यहीं पे गैप हो गया, ये 700 बताते हैं, 953 ईस्वी बताते हैं। दूसरा भी समझाता हूँ आपको। दूसरा, कुछ पक्षधर ऐसे हैं जिसको थोरचंद को क्या मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। अब इसके बारे में किताबों में देखोगे 1262-63 ईस्वी के आसपास इसका शासन बताते हैं। और आपको बताना चाहूँगा इस टाइम पीरियड से पहले भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ चंद्रवंश के साक्ष्य मिले हैं। तो सीधी सीधी बात है कि थोरचंद तो इसका संस्थापक हो नहीं सकता है। हालांकि स्पष्ट प्रमाण तो अभी भी नहीं है। अब हम लोगों ने भी किताब से पढ़ा है, आप भी उसी से पढ़ेंगे, इतिहासकार जो अलग अलग लिखते हैं तो उसमें जो प्रमाणित है वो ये कहते हैं कि इस टाइम पे थोरचंद शासन करता था। अगर इस टाइम पे करता था तो इससे पहले भी जो है चंद्रवंश के साक्ष्य मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे कन्फ्यूजन है कि क्या थोरचंद इसका संस्थापक था या नहीं था। और सोमचंद के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक बहुत प्रसिद्ध बुक है किंगडम ऑफ नेपाल। क्या है, किंगडम ऑफ नेपाल। यह है फ्रांसिस हैमिल्टन की,
फ्रांसिस हैमिल्टन। फ्रांसिस हैमिल्टन क्या कहते हैं कि इनने क्या किया, एक बुक का रेफरेंस लिया, एक इतिहासकार थे, उसका नाम था कनक निधि प्रेम निधि, मतलब कनक निधि प्रेम निधि, किसी ने यहाँ पे राइटर थे, उन्होंने उनके प्रमाण पढ़ रखे हैं, ऐसे इतिहासकार नहीं थे, वो पुराने थे, मतलब उनने किसी चीज़ को इसका मतलब लिखा होगा कहीं पे, तो उसका रेफरेंस, कनक निधि प्रेम निधि का रेफरेंस लेके ये कहते हैं कि उसने अपनी बुक में 1818 के आसपास, बुक थी या जो भी था, उसने 1818 के आसपास पब्लिश की थी, उसका रेफरेंस से लेके किंगडम ऑफ नेपाल में फ्रांसिस हैमिल्टन कहते हैं कि जो कनक निधि प्रेम निधि थी वो ये बताती है कि थोरचंद और उसके पिता जो थे, उसके पिता का नाम था जयदेव त्रिपाठी, वो लोग क्या आए थे नेपाल में, एक वंश हुआ करता था उस टाइम, उसका नाम था करीबपुर राज्य। क्या था? करीबपुर राज्य। इस राज्य में वो आए थे थोरचंद और उसके पिता जयदेव त्रिपाठी, और यहाँ पे उनने क्या की थी, नौकरी की थी। बाद में इसी राज्य को पराजित करने के बाद थोरचंद ने क्या किया, कुर्मांचल के इलाके को अपना राज्य बनाया, वहीं से किसकी स्थापना होती है, चंद्रवंश की स्थापना होती है। कौन कहते हैं? फ्रांसिस हैमिल्टन कहते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल में। लेकिन वो जो बताती है, वो जो भी 1818 का रेफरेंस लेती है, वो 315-350 वर्ष पूर्व की कहानी बताती है। अब आप इसमें से इतना माइनस कीजिए तो कितना आएगा, खुद सोचिए, जबकि 1262 के आसपास भी कोई बताते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना इसने की, और इससे पहले भी जो है चंद्रवंश के साक्ष्य मिलते हैं। तो कन्फ्यूजन यही है कि आखिर संस्थापक कौन था। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप कोशिश करना कि आप सोमचंद की ओर जाएं। अगर आप थोरचंद भी मानते हैं और बुक का रेफरेंस देख के आपका आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, तो चंद्रवंश का संस्थापक जो माना जाता है उसको किसको माना जाता है? सोमचंद को। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, ये तो इसके संस्थापक की बात होगी। कुछ लोग क्या मानते हैं, जब महमूद गजनवी ने यहाँ पे भारत में आक्रमण किया था, उस टाइम पे कन्नौज जो था, यहाँ का एक राजा था, इसका नाम जो भी था, उसके जो वंशज थे वो वंशज भागते हुए पहाड़ों की ओर शिफ्ट हो गए थे। उन लोगों ने क्या किया, कुर्मांचल में चंद्रवंश की स्थापना की। कुछ लोग ये भी मानते हैं, ठीक है, प्रमाणित है नहीं है इस बारे में हमेशा से कंफ्यूज रहा है, क्योंकि सोर्स नहीं है हिस्ट्री के। ठीक, ये चीज़ होगी। अब देखिए मेन चीज़ आती क्या है, अब हम लोग यही मान लेते हैं कि ब्रह्मदेव जो विरमदेव था कत्यूरी का अंतिम शासक, उसके टाइम पे सोमचंद ने किसकी स्थापना की थी? चंद्रवंश की स्थापना की थी। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 1020 के आसपास माना जाता है। अब देखिए बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के टाइम में वैसी जो है गैप आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे किसकी स्थापना थी? कत्यूरी राजवंश की। 700, 800, 900, 1000 ईस्वी के आसपास पांडुकेश्वर ताम्रपात्र से सीधा प्रमाण मिलता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का उल्लेख भी कर रखा है कि ललित सूर्यदेव था या उसके इष्टगण थे या उसके पुत्र जो भी थे शासन कर रहे थे। जब इन लोगों का यहाँ पे शासन था तो कैसे पॉसिबल है कि 700 ईस्वी के आसपास चंद्र भी यहाँ पे होंगे या 900 के आसपास? तो फाइनली ये माना गया कि 1020 के आसपास जब ब्रह्मदेव या भीमरदेव जिसको आप कहते हैं वो शासन कर रहा था, उसी टाइम पे चंद्रवंश की स्थापना किसने की? सोमचंद ने। और वही वाली जो कहानी मैंने आपको बताई थी उसी को लगभग इसका प्रमाण माना जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं। देखो सोमचंद, सबसे पहला शासक इनका कौन था? सोमचंद। ये जो शासक था ये था एक शिव भक्त, यानी शैव मतावलंबी था। ठीक है, शिव को ये मानता था। दूसरा, जब ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किया, इसको जो जमीन दान में मिली थी, दहेज में मिली थी, वहाँ पे इसने किले का निर्माण किया जिसको बोलते हैं राजबुंगा का किला। राजबुंगा, ठीक, किला। अगर आपसे पूछता है राजबुंगा किला किसने बनाया, तो सोमचंद ने। इसी राजबुंगा किले को भविष्य में क्या कहा गया? चंपावत। ठीक है, इसी को इसने क्या किया भविष्य में? चंपावत। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? चंपावत में इसकी क्या थी? राजधानी। लगभग सभी चंद्र शासकों की 1563 ईस्वी तक अगर आप राजधानी देखेंगे कहाँ मानी गई है? चंपावत में इसकी राजधानी मानी गई है। कब तक? 1563 ईस्वी के आसपास इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। फिर बाद में जब चेंज होगी उस कहानी की ओर हम फिर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने जो किले थे, 4 किलेदार रखे थे वहाँ पे, 4 किलेदार जो इसकी किले की देख रेख करते थे। ठीक है, इन 4 किलेदारों को अभी जो वर्तमान समय है उसको बोलते हैं चाराल। क्या बोलते हैं? चाराल या चारात, जो भी कहते हैं आप। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? कार्की, एक तो कार्की थे, दूसरे बोरा, कार्की हो गया, बोरा हो गया, इसके अलावा तड़ागी और चौधरी, तड़ागी प्लस चौधरी। ये लोग इसके किले की क्या करते थे? रक्षा, यानी किले की देखभाल करते थे।
अगर आपसे पूछता है कि सोमचंद के चाराल या चारात में कौन लोग शामिल थे, तो अगर ऑप्शन आते हैं तो आपको इसमें को इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था, 2 गुट हुआ करते थे वहाँ पे जो इसके पूरे राज्य को देखते थे, जो इसके पूरे राज्य की रणनीति बनाते थे। उसमें तो एक था फरत्याल और दूसरा था कौन, मेहरा। मेहरा प्लस फरत्याल। ये लोग क्या करते थे, चंद राजवंश में जो सोमचंद था उसके पूरे राज्य की रणनीति तय करते थे, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कत्यूरी के अधीन थे और डोटी के मल, नेपाल के डोटी के मल थे, उन लोगों के अंडर भी क्या करते थे, शासन करते थे। जब सोमचंद आया, सोमचंद ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो इसने सबसे पहली बार अगर आपसे पूछता है कि शासक को हराया तो दोणकोट के रावत थे, ठीक है। दोणकोट के रावत, दोणकोट के रावत। इसने क्या किया, सबसे पहले इनको पराजित किया, दोणकोट के रावतों को। किसने, चंद शासकों, मतलब ये सोमचंद ने। धीरे धीरे बाद में इसका पतन हो गया होगा। इस तरह प्रमाण है ही नहीं, मतलब कि आप इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें ढूंढ के लाओगे, कहाँ से लेके आओगे जब है ही नहीं तो, ठीक। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे शासन करने आए थे। स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ चंद शासकों के नाम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट शासक आता है उसका नाम था इंद्रचंद, ठीक है, इंद्रचंद। इसने क्या किया था, सबसे पहले रेशम का व्यापार, यानी रेशम उत्पादन कुमाऊं में, ठीक है, और रेशम के वस्त्र, रेशम वस्त्र, इन चीज़ों को इसने बनाना शुरू किया। अगर आप उससे पूछते हैं कि किस चंद शासक का संबंध रेशम उत्पादन में रेशम वस्त्र से सर्वप्रथम रहा, आपको बताना है इंद्रचंद। और ये क्या करता था, नेपाल के रास्ते इस रेशम का चीन की ओर भी व्यापार करता था, ठीक है। नेपाल और चीन की ओर भी इसका क्या होता था, व्यापार होता है इंद्रचंद का। फिर क्या होता है, आगे अनेक चंद शासक आए, छोटे मोटे, कुछ मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं उनके बारे में। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सोर्स नहीं है, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए। जब इंद्रचंद आता है उसके बाद कुछ शासक और आते हैं, उसके बाद जो इनका एक शासक आता है उसका नाम था वीणाचंद, वीणाचंद, ठीक। ये चंद शासक क्या था, बहुत ज़्यादा, देखिए पहले हम इनके शासकों के बारे में पढ़ लेंगे, शासकों के बारे बाद इसके प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, इनका राजस्व का स्रोत क्या था, टैक्स कैसे मिलता था, कहाँ कहाँ इन लोगों ने राजा किया, राजधानी परिवर्तन, क्योंकि वो धीरे धीरे आएगा। एक बार इनके बेसिक चीज़ें इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या था, अपने आप में बहुत ही विलासी शासक था, ठीक है, भोग विलास वाला था। और कोई भी राजा इतिहास में पता है जो विलासी होगा उसका शासन सफल रहता नहीं है, ठीक है। विलासी शासक होने के अलावा इसने क्या किया था, जब ये विलासी शासक था तो खस राज्य था, खसों ने क्या कर दिया, इसके टाइम पे विद्रोह या लड़ना शुरू कर दिया था, यानी खसों का क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है इस चंद शासक के टाइम के बाद। तो जो इसका टाइम पीरियड माना गया है लगभग 1175 से 1223 ईस्वी के आसपास कुमाऊं या गढ़वाल में खस राज्य भी इस साथ साथ ही चलता है। यानी खसों ने जो नेपाल से आए थे, नेपाल में क्या होता था, डोटी के राजा थे, उन लोगों के टाइम पे भी यहाँ पे क्या था, खस था। अब खसों ने इसके टाइम पे क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और आप लोग देखेंगे 1191 में के बाद, 1191 ईस्वी के बाद चल्ल नामांत वाले शासकों का यहाँ पे क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। चल्ल नामांत, चल्ल नामांत का मतलब जिसका नाम का अंत में चल्ल लगा हो, चल्ल नामांत, ठीक है। जैसे अशोक चल्ल मैं बता सकता हूँ आपको, अशोक चल्ल, देखो इसके नाम के अंत में चल्ल आ रहा है, ठीक है। तो 1191 के बाद यहाँ चल्ल नामांत वाले शासकों का क्या मिलता है, वर्णन मिलते हैं। अब होता क्या है, जब ये लोग साथ साथ ही क्या थे, तो यहाँ पे मतलब आपको बताऊंगा कि खस भी यहाँ पे क्या करने लगे थे, शासन करने लगे थे नेपाल के मतलब राजाओं के टाइम पे भी थे वो, ठीक है। अब ये चल्ल नामांत वाले शासकों का जब वर्णन मिलता है, आप लोगों को एक चीज़ बता दूंगा, 1223 में एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राचल्ल देव, उसका नाम भी क्राचल्ल देव है, ठीक है, क्राचल्ल देव। इसका एक वो मिला है, अभिलेख मिला है, वो मिला है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, ठीक, बालेश्वर, ये कहाँ पड़ता है, चंपावत, और 1223 का ही, ठीक है, 1223 में क्राचल्ल देव का ये मिलता है। इसमें क्या मिलता है, 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन मिलता है। आपको बताता हूँ कितने, 10 मांडलिक। अब ये मांडलिक राजा क्या होते थे, जैसे मैं बता रहा हूँ वीणाचंद कर रहा था, साथ साथ ही अब क्या आगे थे, खस लोग आगे थे या चल्ल नामांत वाले आगे थे। तो ये 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन मिलता है इसके क्या, क्राचल्ल देव के लेख में। ये मांडलिक शासक क्या होते थे, देखिए जब चंद यहाँ शासन कर रहे थे,
डोटी यानी नेपाल से यहाँ पे क्या हुआ था, अटैक होता था। नेपाल से अटैक होने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने यहाँ पे शासन किया। शासन करने के बाद वो लोग क्या करते थे, राजा तो चला जाता था वापस नेपाल, अपने यहाँ किसी न किसी को अधीनस्थ को यहाँ रख के जाता था ताकि यहाँ का वो शासन देखे। एक सामंत टाइप का कह सकते हैं, जो अपने ऊपर राजा के अंडर क्या करता था, काम करता था। उसी को क्या बोलते हैं, मांडलिक। इन मांडलिक शासकों में से 3 तो थे चंद के, इस 3 चंद के, और बाकी 7 क्या थे, अन्य थे। ठीक, तो ये इस बात का प्रमाण है कि जब वीणाचंद शासन कर रहा था उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं खस राजा भी थे, और डोटी के जो नेपाल के डोटी आए थे उन लोगों ने यहाँ पे मांडलिक राजाओं को रखा था। ठीक, तो इसमें से एक बहुत फेमस गोपेश्वर त्रिशूल लेख भी बताऊंगा आपको मैं। क्या था, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में अगर आपसे पहले ये वाला देखना, क्राचल देव ताम्रपात्र कहाँ से मिला है पूछता है, चंपावत। कब मिला है, 1223 में। ठीक है, और किसका है, क्राचल देव का। गोपेश्वर त्रिशूल लेख भी एक वर्णन मिलता है, ये था अशोक चल्ल का, चल्ल नाम का अंत वाला। ठीक, अशोक चल्ल खसों का राजा माना गया है इसको, खसों का अधिराजा, यानी चंद थे उसी के अंडर कहीं ना कहीं खस आ गए थे। ठीक है, और एक खस का जो वर्णन होता है उस टाइम पूरे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लिए होता है। तो अशोक चल्ल जो था 1191 में इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इसने क्या बताया गया, इस इलाके को क्या किया था, विजिट किया था। अगर आपसे पूछता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख का संबंध किससे है, अशोक चल्ल से। अगर आपसे पूछता है अशोक चल्ल का वर्णन गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कब मिलता है, 1191 में। तो जब अशोक चंद ने यहाँ पे कुमाऊं पे आक्रमण किया, उस टाइम कुमाऊं का जो शासक था उसका नाम था वीरचंद। आपसे पूछता है अशोक चंद के शासन के समय चंद वंश का कुमाऊं का शासक कौन था, तो आपको किसकी ओर ध्यान देना है, वीरचंद की ओर ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो अशोक चंद के बारे में होगी। अब देखिए जब 1223 के बाद क्या हुआ था, उसके बाद अलग अलग शासक आए थे। जैसे आप मैं थोहर चंद बता रहा हूँ, ये वीरचंद बता दिया, थोहर चंद बता दिया, अलग अलग आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थोहर चंद की आप स्थापना बताते हैं उसने किसकी की थी, चंद्रवंश की, उसका नाम आता है थोरचंद का 1263 में। अब 1263 में थोरचंद का नाम आ रहा है, तो ये कौन सी कहानी है जो पहले से चली आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है जब चंद्रवंशी इससे पहले से था, किससे, थोरचंद से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोमवंश को चंद्रवंश का शासक मानना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इससे आगे देखिए क्या होता है। एक अगला जो प्रसिद्ध शासक आता है इसका नाम था गरुड़ चंद। क्या था, गरुड़ चंद, गरुड़ ज्ञानचंद, एक मिनट। हाँ, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ये काफ़ी इंपोर्टेंट शासक है। देखिए ये पहला गरुड़ ज्ञानचंद था, 2 आएंगे। एक ज्ञानचंद का नाम आपको आगे भी उल्लिखित मिलेगा, आप कंफ्यूज मत करना। एक ये ज्ञानचंद है। इसके टाइम पे क्या था, ये चंद्रवंश का पहला शासक था जो दिल्ली सुल्तान के दरबार में भेंट देने गया था। उस टाइम दिल्ली में, पूरे भारत में, क्योंकि दिल्ली तो केंद्र था, तो वहाँ पे किसका शासन चलता था, फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक। अगर आपसे ये पूछते हैं कौन सा चंद शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट देने गया, ज्ञानचंद। कौन सा शासक तुगलक वंश के समय भेंट देने गया, ज्ञानचंद। ठीक है, आपको इस फिरोज शाह तुगलक ने इससे प्रसन्न होकर तराई का क्षेत्र किसको दे दिया, ज्ञानचंद को। ठीक है, तराई का क्षेत्र मतलब उस टाइम पे यहाँ पे संभवतः रोहिलों का शासन था, रोहिला भी यहाँ पे शासन करते थे। तो इससे फिरोज शाह तुगलक की बनती नहीं थी, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसकी बनती नहीं थी, तो उसने किसको दे दिया, तराई का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है किस तुगलक शासक ने या किस दिल्ली सुल्तान ने ज्ञानचंद को तराई का क्षेत्र दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसी के अलावा इसी फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। ठीक, तभी जाके इसके नाम के आगे क्या लगता है, गरुड़ लगता है। फिर आपसे घुमा के पूछेगा किस शासक को गरुड़ की उपाधि से नवाजा जाता था, ज्ञानचंद। किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी, फिरोज शाह तुगलक ने। 3 फैक्टर तो आपके यहीं से निकलते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे होता है क्या है, तो ये गरुड़ चंद। अब बाद में क्या होता है, एक और इसके बारे में अब एक और तथ्य आपको बता देता हूँ। पिथौरागढ़ में एक सेरा खड़कोट नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक ताम्रलेख मिला है, मतलब एक अभिलेख मिला है। उससे भी ये प्रमाणित चलता है कि गरुड़ चंद ने, जो ज्ञानचंद है, इसने 1375 से लगभग 1420 तक शासन किया। यानी जो खड़कोट में, यानी सेरा खड़कोट में जो अभिलेख मिलता है उससे ये पता चलता है कि इसका शासन कितने तक था, 1420
ईस्वी तक इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, ये चीज़ें तो एक बेसिक चीज़ें होगी चंद्रवंश की। बहुत ज़्यादा राजा थे, मैं आपको वही पकड़ के लेके आ रहा हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जिसका किताबों में वर्णन मिलता है। बाकी तो वर्णन है ही नहीं, कहाँ से आप लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ आएगा कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना, बाकी कृपाचार्य देव